नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों की भाई बड़ी शिकायतें थी कि सर चैप्टर वाइज वीडियो बनाइए जिससे हम लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। तो आज से आप लोगों का जो वीडियो है कक्षा 12 का अध्याय 1 है, यूनिट 1 फर्स्ट के अंतर्गत आता है। अध्याय 1 से हम शुरू करेंगे जिससे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, जिससे आप लोगों की जो तैयारी होगी वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का पहला लेसन क्या है। तो यूनिट फर्स्ट का पहला लेसन है, अध्याय 1 है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी पार्ट 1। ये तो पहला चैप्टर क्या है, जीवों में जनन। जीवों में जनन क्यों आवश्यक होता है, यदि जनन ना होता तो जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर होता या ना होता, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि जो जीवों में जनन की प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, जैविक प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से जीव क्या होता है, जन्म लेता है। और जन्म के बाद वो एक अवस्था ऐसी आती है कि प्राकृतिक मृत्यु तक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो यदि जीवों में क्या होता, जनन ना होता तो पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं उनका अस्तित्व क्या हो जाता, पृथ्वी से समाप्त हो जाता। जीवों में जनन के माध्यम से ही पृथ्वी में जो जीवों का अस्तित्व है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होती है, बनी रहती है। जैसे मान लीजिए एक जीव है या एक माता पिता हैं, माता पिता हैं, उनसे संतान उत्पन्न हुए और एक एज ऐसी आएगी कि माता पिता की मृत्यु भी संभव है। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्या है अमर होकर आया है, तो माता पिता की क्या मृत्यु संभव है। जब माता पिता से जो संतान उत्पन्न है वो पृथ्वी पर आ गए हैं और माता पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होती है, वो अपना अस्तित्व पृथ्वी पर क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बचा रहता है और माता पिता तो चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होती है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है वो रिप्रोडक्शन के कारण बनी रहती है। यानी जनन का मतलब क्या होता है, यानी जीवों द्वारा अपने संतान, नए संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने नए संतान या अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन के माध्यम से क्या होती है, जीव उत्पन्न होते हैं और वो जीव क्या होते हैं, फिर वृद्धि विकास करते हैं और वृद्धि विकास करते हैं, उनकी शादी विवाह होती है, फिर क्या होते हैं, उनसे भी संतान उत्पन्न होते हैं, उनके भी मृत्यु होती है, उनका भी पीढ़ी, उनका भी अस्तित्व पृथ्वी पर क्या होता है, बचा रहता है। इस प्रकार जो पृथ्वी पर जीव होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, जीवन काल होता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका जीवन काल एक ऑन एवरेज माना गया है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य 100 साल जीता है तो कोई 70 साल भी जीता है, कोई 50 साल भी जीता है। तो इसकी जो आयु मानी गई है मनुष्य की लगभग 70 से 75 वर्ष माना गया है एक आयु। उसी हिसाब से पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके भी क्या है, एक एज होती है। उनकी क्या होती है, एक एज होती है। एक एज होने के बाद क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए कुछ जीवों के बारे में ऐसे देखते हैं कि उनकी एज क्या होती है, उनका जीवन काल क्या होता है। आपके सामने एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से जो आपके एग्जाम में कंपेटिटिव पूछे जाते हैं उसके माध्यम से आपके 14 जीव आप देख लीजिए, दिया गया है कि 14 जीव कौन से हैं, उनका जीवन काल कितना होता है। आप देख रहे हैं कि जीव और जीवन काल, कुत्ता का जीवन काल कितना होता है, 20 से 25 वर्ष होता है, जबकि गुलाब का जीवन काल 5 से 7 वर्ष होता है। हाथी का जीवन काल 65 से 70 वर्ष होता है। तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ते होते हैं। कितनी प्यारी तितली होती है, लेकिन क्या होती है, उसका जीवन काल क्या होता है, कम होता है। कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है। केला का जीवन काल 25 वर्ष होता है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। जैसे कि हर तोते 140 वर्ष नहीं जीते हैं, कुछ तोते 20-25 साल या 30 साल तक ही जीते हैं, लेकिन कुछ तोते की प्रजातियां ऐसी होती हैं जो 140 वर्ष दिया गया है, तो इसको 140 वर्ष लिख दिया गया है। गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष होता है। फल मक्खी का जीवन काल 30 दिन होता है। धान का जीवन काल आप जानते 3 से 4 महीने में होता है। जो भी किसान के घर के बच्चे होंगे वो जानते होंगे धान की रोपाई जब कर देते हैं 3-4
महीने में क्या होती है, फसल पककर तैयार हो जाती है, जिससे वो क्या होता है, पक जाता है। उसकी हम लोग क्या करते हैं, कटाई मड़ाई करके अनाज को निकाल लेते हैं। इस प्रकार 3-4 महीने में धान पककर क्या होता है, तैयार हो जाता है। इसलिए उसकी आयु क्या होती है, 3-4 महीने होती है। कछुआ का जीवन काल 100 से 150 वर्ष होता है। घोड़ा का जीवन काल 50 से 60 वर्ष होता है। और बरगद का जीवन काल लगभग क्या होता है, 200 वर्ष होता है। इस तरीके से जो जीव होते हैं उनका जीवन काल होता है। जैसे मान लीजिए ये जीव हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता आपको क्या बताया गया, 20 से 25 वर्ष बताया गया कि कुत्ता क्या है, 20 से 25 वर्ष जीता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कुत्ते हैं ये 20 से 25 वर्ष तो जीते हैं, फिर भी पृथ्वी पर क्या होते हैं, कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो उसका मेन रीजन क्या है, आप देख रहे हैं कि जैसे ये कुत्ता है 20 से 25 वर्ष जीता है, लेकिन मान लीजिए कुत्ते से क्या हुए, 20 से 25 वर्ष जिया इस कुत्ते ने, और उसके बाद इसकी आयु होती है। इस 20-25 वर्ष के बाद में इनसे क्या हुए, संतान उत्पन्न हुए। क्या हुए, संतान उत्पन्न हुए। और संतान उत्पन्न होने के बाद जो भी संतान उत्पन्न हुए इनका भी जीवन काल 20 से 25 वर्ष ही होगा। क्या होगा, 20 से 25 वर्ष ही होगा। इस तरीके से जो संतान उत्पन्न होंगे किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होंगे, जनन के माध्यम से उत्पन्न होंगे। किसके माध्यम से उत्पन्न होंगे, जनन के माध्यम से उत्पन्न होंगे। तो जब जनन के माध्यम से उत्पन्न होंगे तो मान लीजिए 20-25 वर्ष है, 20-25 वर्ष ये भी संतान जिएगा, तो इनकी जो ऑन एवरेज वैल्यू होगी 20 गुना 40 वर्ष हो जाएगा। यानी कुत्ते का जो पृथ्वी पर उसकी जो अस्तित्व होगा 40 वर्ष हो गया। अब इनसे जो भी संतान उत्पन्न होंगे तो इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, 40-20-60 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अस्तित्व क्या होता है, बना रहता है। इस प्रकार से जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं, इस तरीके से रिप्रोडक्शन के माध्यम से, जनन के माध्यम से दिखाई देते हैं। अगर जनन ना होता तो एक दिन ऐसा आता कि पृथ्वी पर सभी जीवों के अस्तित्व क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। और जब समाप्त हो जाता तो एक दिन पृथ्वी समाप्त हो जाती, क्योंकि जीव रह ही नहीं जाते। लेकिन जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की निरंतरता क्या होती है, बनी रहती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जीवन काल। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन काल क्या होता है, तो जीवन काल में आप देखेंगे कि जीवन काल क्या होता है। जीव का जन्म से लेकर आप देखेंगे, जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय जीवन काल या जीवन अवधि मृत्यु के बीच का समय जीवन अवधि कहलाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो भी जीव होंगे उनके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, वो जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु जब होती है तो उस मृत्यु और जन्म के जो बीच का समय होता है जीवन अवधि, लाइफ स्पेन कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइफ स्पेन कहलाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जीवन अवधि क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि लाइफ स्पेन क्या होता है। अब आप देखेंगे कि जीवन अवधि के बाद में आप आता है जनन। क्या आता है, जनन, रिप्रोडक्शन। अब आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप लिख देंगे कि जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या होता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जनन क्या होता है। तो जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और आप जानते हैं कि जो जनन होते हैं,
जनन देखा जाए, आपको बताया जाएगा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखते हैं कि जो जनन के प्रकार होते हैं, जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है, आप लोग जानते हैं, अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग जानेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये समस्त एककोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव क्या होते हैं, इसमें अलैंगिक जनन में 2 जीव भाग नहीं लेते। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और एक ही जनक के माध्यम से नए पौधे या नए जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एकल जीव के माध्यम से क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन के माध्यम से क्या होता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, आप लोगों को बताया गया कि जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, जो मोनेरा के अंतर्गत जीव आते हैं एक कोशिकीय, और प्रोटिस्टा के अंतर्गत जीव आते हैं एक कोशिकीय, इन भी जीवों में कुछ पौधे भी होते हैं, जीव भी होते हैं जिनमें क्या होते हैं? अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से आप देखते हैं कि क्या होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक जनक के माध्यम से क्या होते हैं? नए जीव का क्या होते हैं? कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जैसे एक प्रोटिस्ट है, आप लोग जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव होता है, क्या होता है? अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा होता है। तो अमीबा में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जैसे मान लीजिए ये है एक अमीबा है, क्या है? अमीबा है। इस अमीबा में क्या पाया गया? डीएनए पाया गया। क्या पाया गया? डीएनए पाया गया। इसमें क्या होगा? केंद्र विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। और जब केंद्र विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो एक डीएनए जो होगा अलग हो जाएगा एक ही डीएनए से। और जब डीएनए से अलग हो जाएगा तो एक ही अमीबा से क्या हो जाएगा? 2 अमीबा का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। एक डीएनए, इसका जो आनुवांशिक है इसमें डीएनए और इसमें भी डीएनए होगा। होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से ये अपने समान नए संतान को क्या कर लेगा? उत्पन्न कर लेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। या मान लो इसको यहीं पे विभाजन कर दिया गया, ये 2 डीएनए है, तो एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया, एक ही डीएनए से हो गया। तो जब डीएनए में क्या होगा? जो भी सूचना होगी क्या होगी? समान होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब जो भी सूचना इसमें होगी वही सूचना क्या है? इसमें है। तो इसमें जो भी आकार, आकृति, रंग, रूप क्या होंगे? एक ही जैसे होंगे। तो डीएनए में अलैंगिक जनन के माध्यम से जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? हूबहू एकदम क्या होते हैं? समान होते हैं। एक दूसरे के हूबहू क्या होते हैं? एकदम जब समान होते हैं तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ऐसे जीव जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो हूबहू क्या होते हैं? एकदम समान होते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? ऐसे जीवों को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। अब इसमें से थोड़ा सा जानेंगे आप लोग कि ये तो अलैंगिक जनन हो गया, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगा? आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होगा? लैंगिक जनन में आप देख रहे हैं कि लैंगिक जनन में क्या होगा? लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन में आप देखते हैं कि ऐसे जीव जिसमें क्या होते हैं? 2 जीवों की आवश्यकता होती है और 2 जीवों में मेल और फीमेल की आवश्यकता होगी। 2 जनक जो भी होंगे मेल और क्या होंगे? फीमेल होंगे। ऐसा नहीं है कि मेल मेल होगा, फीमेल फीमेल होगा, ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल होंगे। और इसमें क्या होगा? लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या होता है? नर में वृषण होते हैं और मादा में क्या होता है? अंडाशय होता है। वृषण से क्या होते हैं? स्पर्म का निर्माण होता है और अंडाशय से क्या होता है? एग्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके माध्यम से जब दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। तो फ्यूज करने के माध्यम से क्या होते हैं? नए संतान उत्पन्न करते हैं। तो जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। एक दूसरे के समान नहीं होते, एक दूसरे के समान नहीं होते। तो आप देख रहे हैं कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, जैसे मान लीजिए एक नर है, एक क्या है? मादा है। क्या है? नर है और मादा है।
जब एक नर है और एक मादा है, तो जैसे मान लीजिए मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। तो मादा में भी गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? 46 होगी। नर में भी गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? 46 होगी। आप सभी जानते हैं, आपको रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही चल रहा है, कितने गुणसूत्र ऑटोसोम्स, कितने लिंग गुणसूत्र, कौन गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, ये सभी आप लोगों को बताए जाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। यही एक जोड़ी क्या होता है? लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो आप जानते हैं मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं, नर में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि मान लीजिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन ना होता तो युग्मक का निर्माण आधा नहीं होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो युग्मक होते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो 23 इधर और 23 इधर हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब यही तो होता है। नर में भी होगा, लेकिन मान लीजिए इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और जब समसूत्री विभाजन होगा तो 46 गुणसूत्र इधर से भी आएंगे, 46 गुणसूत्र इधर से भी आएंगे, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 92 हो जाएगी। और जब गुणसूत्रों की संख्या 92 हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं मानव में कितने पाए जाते हैं? मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है। चाहे जो भी बच्चे हों, सभी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होती है। तो आप देखते हैं कि 44 गुणसूत्र प्लस एक्स मादा में पाए जाते हैं, 44 गुणसूत्र प्लस XY नर में पाए जाते हैं। इनकी जनन कोशिकाओं में इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो 22 प्लस X होगा और 22 प्लस Y होगा। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 22 प्लस X होगा और 22 प्लस X होगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो भी युग्मक बनते हैं, ये क्या बनते हैं? ये युग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्मक। क्या कहलाते हैं? युग्मक। अब नर और मादा जब आपस में फ्यूज करेंगे, ये नर का युग्मक है, ये मादा का युग्मक है, जब आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा? जायगोट का निर्माण होगा। 22 दूना 44 प्लस XX, इससे फ्यूज करेगा तो 44 प्लस XX। यदि इससे फ्यूज करेगा तो 44 प्लस XY, इससे फ्यूज करेगा तो 44 प्लस XY। इस तरीके से क्या होंगे? जनन द्वारा जो भी जायगोट का निर्माण होगा तो 44, 45 और 46, 44, 45 और 46, 44, 45 और 46, 44, 45 और 46। इस तरीके से जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, प्रत्येक जात के जीवों में उन्हीं के समान क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मानव की एक जात है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, तो मानव की जितनी भी जातियां होती हैं सभी में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 46 ही होती है। ऐसा नहीं कि मानव तो एक जात ही है, अलग अलग जो भी जीव होते हैं सभी में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें क्या होती है? वहां पर क्या थे? एक ही जीव द्वारा संतान उत्पन्न हुए थे, जिससे वो क्या थे? क्लोन कहलाए थे, क्योंकि हूबहू एक दूसरे के क्या थे? समान थे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लैंगिक जन्म करने वाले जीव हैं, यहाँ नर से डीएनए जो आया और मादा से भी डीएनए आया, दोनों जब आपस में फ्यूज किए तो एक तीसरे प्रकार का डीएनए का निर्माण हुआ। कुछ लक्षण नर के आए, कुछ लक्षण मादा के आए, जिसके माध्यम से एक तीसरे प्रकार का डीएनए का निर्माण हुआ। तो कुछ लक्षण उस संतान में नर के भी दिखाई देंगे, कुछ लक्षण उस संतान के मादा में भी दिखाई देंगे। जिससे क्या होता है? जब नर और मादा क्या होते दिखाई देते हैं तो ये माता पिता के समान नहीं दिखाई देता, ये इसमें क्या होती? कुछ विभिन्नता दिखाई देती है, अंतर दिखाई देते हैं। तो लैंगिक जन्म करने वाले जो भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? माता पिता के हूबहू एकदम समान नहीं होते, उसमें विभिन्नता दिखाई देती है। तो जो लैंगिक जन्म करने वाले जीव होते हैं उसमें क्या होते हैं? विभिन्नता दिखाई देती है। तो आइए अब अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। क्योंकि जो जनन होता है, जनन का उद्देश्य क्या होता है? जनन का उद्देश्य क्या होता है? अब आप देखेंगे जनन का उद्देश्य, जैसे आप देखेंगे कि जनन का उद्देश्य, जनन का उद्देश्य, जनन का उद्देश्य क्या होता है? अब आप देखेंगे कि जाति वृद्धि, जनन के उद्देश्य में एक क्या है? जाति वृद्धि है। क्या है? जात वृद्धि। अब आप देखते हैं जाति वृद्धि, जो भी समष्ट होगा, जो भी जात होंगे, अपने समान
संतान उत्पन्न करेंगे। जब ये जात वृद्धि, जो भी जात होंगे उस समष्टि में पाए जाएंगे, जब वो अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे तो उनकी संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब उनकी संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो इस प्रकार पृथ्वी पर उस जात की निरंतरता क्या होती है? बनी रहती है। क्या होती है? बनी रहती है। इस तरीके से आपका दूसरा है जात की निरंतरता। दूसरा क्या है? जात की निरंतरता। अब जात की निरंतरता, जैसे आपको पहले से ही बताया कि इसमें संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जात की निरंतरता में आप देख रहे हैं कि जो भी जात होंगे अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे, तो उनकी जात की जो निरंतरता होगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनती चली जाएगी। एक पीढ़ी इधर समाप्त हो रही तो दूसरी पीढ़ी क्या होगी? जात की निरंतरता बनी रहती है, जिसके माध्यम से जीव क्या होते हैं? पृथ्वी पर अस्तित्व उन जीवों का क्या होता है? बना रहता है। अगला आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में आप देखते हैं कि तीसरा आपका है समष्टि संगठन। समष्टि संगठन में क्या होता है? समष्टि संगठन। समष्टि संगठन में आप देखते हैं कि जो भी जीव होते हैं समष्टि संगठन में, जो भी समष्टि होता है, जो भी पर्यावरण होता है या जो भी जीव रहने का आवास स्थान होता है, वहां पर हर आयु वर्ग के जीव विद्यमान रहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य की एक जात है और आप उस जाति को देखेंगे तो उस जात में शैशव अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धि अवस्था तक का जो भी जीव होते हैं पाए जाते हैं। तो समष्टि संगठन का मतलब होता है कि समष्टि संगठन में जनन के कारण ही क्या होते हैं? हर वर्ग के आयु के जीव क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। हर वर्ग के आयु के जीव क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। अब आपका अगला चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में आप देख रहे हैं कि चौथा पॉइंट कौन सा है? विभिन्नताएं, वेरिएशन। क्या है? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, वेरिएशन। आप देखते हैं कि जो भी जीव होते हैं, प्रत्येक जीव क्या होते हैं? अपने समान संतान तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जीवों में क्या होती है? विभिन्नता बनी रहती है, विभिन्नता पाई जाती है। क्या होती है? विभिन्नता पाई जाती है। तो आप विभिन्नता में जानते हैं कि जनन द्वारा उत्पन्न संतान माता पिता के कुछ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जब माता पिता के क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरिएशन, विभिन्नता कहलाती है। अब आप देख रहे हैं अगला पॉइंट है इसमें कि पृथ्वी पर जात की निरंतरता। तो पृथ्वी पर क्या होते हैं? जात की जो निरंतरता होती है हमेशा क्या होती है? बनी रहती है। जात की जो निरंतरता होती है पृथ्वी पर वो हमेशा क्या होती है? बनी रहती है। तो यही क्या होते हैं? जनन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जात वृद्धि होता है, जात की निरंतरता होती है, समष्टि संगठन होता है, विभिन्नताएं होती हैं, पृथ्वी पर जात की निरंतरता होती है। इस तरीके से क्या होती है? जात की निरंतरता बनी रहती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप देखेंगे जात की निरंतर। चलिए अगला क्वेश्चन है। आगे का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं कि आगे जो है जनन की प्रमुख घटनाएं कौन सी है? जनन की प्रमुख घटनाएं कौन सी? तो आप देखेंगे जनन की प्रमुख घटनाएं। जनन की प्रमुख घटनाएं। तो आप देखेंगे कि जनन की प्रमुख घटनाएं कौन सी होती हैं। पानी पी ले थोड़ा। अब आप देखेंगे कि जो जनन की प्रमुख घटनाएं होती हैं इसमें क्या होती हैं? जनन अंगों का निर्माण होता है। अगर जनन अंग का निर्माण नहीं होगा तो कोई भी जीव जनन कर नहीं पाएगा। इसमें डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन होता है। और डीएनए के द्विगुणन होने के साथ साथ जो आरएनए होता है, आरएनए प्रोटीन और आवश्यक यौगिकों का क्या होता है? संश्लेषण होता है। आरएनए या प्रोटीन या आवश्यक यौगिकों का क्या होता है? संश्लेषण होता है। प्रजनन इकाइयों का निर्माण संयुग्मन द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं? जनन की प्रमुख क्या होते हैं? घटनाएं होती हैं। आज आप लोगों के लिए इस भाग पार्ट 1 में इतना ही। आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और जो पहला बार वीडियो पर आए होंगे, देखे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।